हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं ना क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक। ठीक है दोस्त, इसमें टोटल ना देखिए 1 से लेकर 13 तक चैप्टर दिए गए हैं और इन चैप्टरों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना उन सबको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्त चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो कवक से संबंधित है और इसमें क्या कह रहा है, तो कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, बोल रहा है इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है। तो देखिए कवक ना जैसे हमारे कल के पास या फिर जहाँ नाली निकलता है वहाँ आसपास में हरे हरे चीज़ नहीं निकल जाते हैं, काई बोलते हैं हम लोग, तो वही तो है कवक, तो वो बरसात में निकलता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये कथन सही है। बोल रहा है दूसरा कथन, ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और आर्द्र होते हैं। दोस्त नम तो होते हैं लेकिन आर्द्र नहीं, उष्ण। ठीक है, उष्ण होते हैं, तो उष्ण होना चाहिए, आर्द्र नहीं। तो इस संदर्भ में ये गलत है। सत्य कथन पूछ रहा है तो केवल एक यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो देखते हैं वो है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि घटपर्णी पादप उदाहरण है। तो दोस्त घटपर्णी ना जैसे कीटभक्षी पौधों को बोलते हैं। कीटभक्षी मतलब कि कीटों को मारने वाले पौधों को घटपर्णी बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है ये किनके उदाहरण है, तो ये ना स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों कर लेते हैं, तो ये इसी के उदाहरण है। स्वपोषण और विषम पोषण इसके उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बोल रहा है आगे क्या, सही मिलान करें। ठीक है दोस्त, जोक क्या है, तो जोक एक वैसा पदार्थ है जो किसी अन्य वस्तुओं या फिर अन्य जंतुओं के में चिपकता है और उससे क्या अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे जीवों को ना जो किसी और किससे संपर्क में आकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरा को लाभ पहुँचता है ना, तो उसे ही कहते हैं क्या, परजीवी। तो मतलब ये सही मिलान किया ये इसका ये हो जाएगा परजीवी। ठीक है, आगे जो है ये मतलब परजीवी जो ही नहीं होते हैं, इसके साथ साथ ना अमर बेल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, जू भी बोल सकते हैं जो बालों में होते हैं, तो अमर बेल। ठीक है, अमर बेल या फिर जू, तो ये दोनों और ये दो और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि सेंड्रियू। अब ये सेंड्रियू क्या है, ठीक है, तो सेंड्रियू क्या है दोस्तों, सेंड्रियू ना कीटभक्षी है। ठीक है, ये भी एक क्या है, कीटभक्षी है। अब कीटभक्षी अभी बताएं, कीटभक्षी क्या होता है, जो कीटों को मारता है। ठीक है, अब एक कवक, तो कवक कैसा पोषण करता है, तो वो मृत जीवी पोषण करता है। ठीक है, सारे गले वो अवशेषों से जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे ही मृत जीवी पोषण कहते हैं। राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम भी ना सहजीवी संबंध है। ठीक है, राइजोबियम सहजीवी संबंध अपनाता है। तो तीनों मतलब मिलान एक दूसरे से किए गए हैं, तो सही मिलान क्या हो जाएगा इसका, सही तो चारों के चारों मिलाए गए हैं सही सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, सभी के सभी सही मिलाए गए हैं। आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर, बोल रहा है क्या क्या है 4 नंबर, तो बोल रहा है घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है। क्या घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो वो ना पत्ती होता है। क्या, पत्ती होता है जो घट के रूप में रूपांतरित होता है। आगे जो है 5 नंबर, बोल रहा है पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ होती है। तो दोस्त पादप की खाद्य प्रक्रिया जड़ में नहीं होती है। जड़ से तो अपना वो लेता है, क्या बोलते हैं, जल संग्रहित करता है और खनिज लवण जो जड़ से द्वारा ही आते हैं। तो जड़ पादप की खाद्य फैक्ट्री नहीं हो सकती है। क्या होती है, तो पत्ती होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बोल रहे हैं कथन क्या दिए गए हैं, तो कथन एक है कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। नहीं दोस्त, कार्बन के तो बने होते हैं, कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, इसके साथ साथ ना ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन छोड़ दिया है, तो इस संदर्भ में ये गलत है। बोलना है ना प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो जी हाँ, नाइट्रोजन भी होते हैं प्रोटीन में। ठीक है, तो ये सही है। तो बोल रहा असत्य बताएं, तो असत्य कौन हो जाएगा, केवल एक गलत है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 7 नंबर प्रश्न है कीटभक्षी पादप के उदाहरण नहीं है। अब देखिए दोस्त, अभी पता है ना कीटभक्षी क्या होता है, तो वैसे पादप जो कीटों को मारते हैं। ठीक है, वैसे पौधे जो कीटों को मारते हैं तो उसे कीटभक्षी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कीटभक्षी कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए वीनस फ्लाईट्रैप ये कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, सनड्यू ऊपर ही पर क्या है, ये भी कीटभक्षी है। पिंचर प्लांट ये भी है, लेकिन जो ये कसकुट्टा है ना ये नहीं होता है, तो ये गलत दिया गया है। और बोल रहा है कौन नहीं है, तो हमारा सी आंसर ही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो देखते हैं, पढ़ते हैं अभिकथन। बोल रहा है सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जी दोस्त, बिल्कुल सही है। अगर सूर्य ना होना तो कोई जीव पृथ्वी पर रह नहीं सकता है। अगर मानो सूर्य ही ना आए तो सूर्य प्रकाश नहीं आएगा, तो पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो उनसे फल या फिर कोई अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो फिर हम क्या खाएंगे, तो ऐसे पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो कोई जीव जंतु यहाँ निवास नहीं करेगा। तो इस संदर्भ में ये सही है कि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आर देखते हैं कथन क्या कहता है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसका उपयोग बाद
में अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, वही तो बताया है ना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इससे अपना भोजन संचित करते हैं, और उन्हीं संचित भोजनों से ना, जैसे कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण, जब तक धूप निकलेगी ना 10 से 12 घंटा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और जो 100% इनके किचन में जो खाना बनेगा उसका ये उपयोग करते हैं कितना, सिर्फ 10%, और 90% बचा के रखते हैं। किस लिए, तो वैसे दिनों के लिए ना, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी या फिर जब धूप नहीं निकलेगी तो इसका प्रयोग करेंगे। और फिर भी जो बच जाता है 80% तक, उसको ना फल, बीज या फिर जो अनाज वो बनते हैं सब इन्हीं से बनते हैं, और फिर उनको हम ग्रहण करते हैं। तो इस संदर्भ में कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। बोल रहा है क्या, पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो पाचन के संबंध में ना कौन सा क्रम सही है, तो देखिए पाचन हमेशा मुख से शुरू होता है। ठीक है, पाचन मुख से शुरू होता है, तो मुख गोहिका नहीं, गोहिका तो ठीक है, लेकिन अमाशय दे दिया गया है इसके बाद, तो ये गलत है। पाचन के बाद मुख में डालते हैं, और ये नली जो इसको ग्रसनी बोलते हैं, तो ग्रसनी आएगा, तो ग्रसनी इसमें है, तो हमारा ए मुहिका दे दिया इसमें, तो इसलिए गलत है। गुहिका क्या होगा, गोहिका होगा। तो मुख गोहिका, ग्रसनी, अमाशय, शुद्रांश मतलब छोटी आंत, और बृहदांत। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल पाचन के संबंध में सही है। ठीक है, तो क्या होगा, डी होगा। पहले मुख गोहिका में जाता है, उसके बाद ग्रासिका में जाता है, उसके बाद अमाशय यानी पेट में जाता है, उसके बाद शुद्रांत यानी छोटी आंत में, फिर बृहदांत में जाता है। ठीक है, फिर मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थों को। आगे देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है। तो दोस्त आहार नाल का भाग नहीं है बताना है, तो मुख गुहा, इससे तो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये भी है। गुद्दा, इससे तो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो बी भी है। अमाशय, ठीक है, तो अमाशय भी है, जिसको हम पेट कहते हैं ना। ठीक है, तो ये भी होगा। कौन नहीं है, तो अग्नाशय नहीं है। ठीक है, अग्नाशय नहीं होता है। तो ये क्या है, अग्नाशय, तो अग्नाशय ना भोजन का सतत नली से गुजरता है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय क्या है, तो ये हल्की पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय हल्की पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, जो क्या होता है, अमाशय के ठीक नीचे होता है। ठीक है, और इससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने वाले देखिए अमाशयी रस निकलते हैं। ठीक है, किसे, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं, जो क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। तो ये क्या है, आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। तो आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनें। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये ना क्या करता है कि जीवाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, भोजन की तरह हमारे पेट में जाते हैं, तो उनको मारने का काम करता है। अब ये जो है ना श्लेष्मल, अब श्लेष्मल का कार्य क्या है, तो ये ना ये क्या करता है कि अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। तो मतलब 1 का 2, बी का 4, तो 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बी का 4 सिर्फ बी में है। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन जठररस देख लेते हैं, जठररस क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। पीत क्या करता है, तो पीत रस ना वसा के पाचन में उपयोगी होता है। और पीत रस निकलता है किससे है, तो यकृत से निकलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दीर्घ रोम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो बोल रहा है यह वृद्धांत की आंतरिक भित्ति पर होती है। तो दोस्त ये वृद्धांत की नहीं, क्षुद्रांत की होती है। ठीक है, छोटी आंत की। तो ये संदर्भ में ये गलत है। ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। तो हाँ, जब भोजन का अवशोषण करना होता है ना, बचे हुए भोजन का अवशोषण, तो ये दीर्घ रोम जो होता है अपने तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। तो ये सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जाल फैला होता है। हाँ, इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जाल फैला होता है, जो भोजन से भोजन से मतलब भोजन के रस को अवशोषित करता है। तो तीसरा भी सही है। तो 2, 3 सही है, असत्य पूछ रहा है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन क्या दिए गए हैं, तो मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मंड यानी भोजन का पाचन तो मुख से ही ना प्रारंभ होता है, और मुख से ही तो हम चबाना शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो हमारा अब एक कथन एक सही है। दूसरा जो है प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो जी हाँ, प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी पेट में प्रारंभ होता है। सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 14 नंबर प्रश्न। बोल रहा है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा देखिए, अमीबा ना अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद से, लेकिन भोजन का पाचन होता कहाँ है, तो ये खाद्य रिक्तिकाओं में होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाता है, तो वही तो पाचन है। ठीक है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन निकलता एक जैसे ही है। तो वही जटिल पदार्थों को क्या सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, पचने के बाद निकलता है ना, तो पाचन ही होगा। ठीक है, बोल रहा है स्टार फिश का आहार क्या है। स्टार फिश जो होती है उसका आहार क्या है, तो उसका आहार ना
कठोर कवक वाले जंतु होते हैं। क्या? कठोर कवक वाले जंतु, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, वही पूछा है। तो किस भाग में होता है? यकृत में होता है। और ये यकृत ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लगभग 1.5 kg का होता है, ध्यान रखेंगे। तो यकृत से ही निकलता है क्या? पीत रस, जो क्या करता है? वसा को पचाने में सहायता करता है। आगे है डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग, क्या क्या लाभ है? तो दोस्त ये डॉक्टरी थर्मामीटर में ना जो विभंग होता है उसको किंग भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? तो यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, यह अपने आप से नीचे गिरने नहीं देता है। और जो थर्मामीटर होता है ना उसका प्रयास होता है कि वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है। मतलब ये सिर्फ बॉडी टेम्परेचर क्यों मापता है? तो इसका ये रेंज दिया गया है कि और इससे 35 डिग्री से नीचे मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए इसका प्रयास इतना ही होता है। और जो थर्मामीटर होता है इसी को मापता है। ठीक है, वो सिर्फ मानव टेम्परेचर को ही मापता है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, क्या है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन कौन है ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं, बोल रहा है चालन के बारे में बताइए। तो चालन क्या है दोस्त? तो चालन ना जैसे कि किसी भी ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? चालन। संवहन क्या होता है? तो वायु द्वारा जल में ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण। जैसे जल सूर्य प्रकाश से क्या होता है, नदी या फिर तालाब का पानी गर्म होता है तो वो संवहन माध्यम से होता है। वायु गर्म चलने लगती है जब धूप निकलता है तो वो भी संवहन द्वारा ही होता है। ठीक है, और ठोस में जो ऊष्मा संचरित होता है, स्थानांतरण होता है, तो वो चालन विधि से होता है। विकिरण क्या है? तो विकिरण ना ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वायुमंडल जो गर्म होता है वो विकिरण माध्यम से होता है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही। तो मिलान सिर्फ सही एक है। ठीक है, और संवहन वाला ऊपर वाला है, चालन वाला बीच वाला है। तो इस संदर्भ में सही मिलान तो सिर्फ 3 है। ठीक है, तो 3 सही मिलाया गया सीधा सीधा, तो हमारा 3 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या है? तो 20 नंबर बोल रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्मी देता है, गर्म क्यों रखता है ये बताना है। तो ऊन उष्मारोधी होता है? जी बिल्कुल, ऊन उष्मारोधी होता है, तभी तो हमारे शरीर को गर्म रखता है और हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, इसमें रेशे के बीच वायु फंस रहती है। तो हाँ, इसमें होता है ना जो रेशे वो वायु को अंदर जाने नहीं देता है, उसी में फंसा लेता है, इसीलिए हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, ठंडा नहीं लगता है। तो दोनों सही है, कथन सही है बताना है। तो दोनों सही है ना, 1 और 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, क्या? ऊष्मा और उसके स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसके बारे में? ऊष्मा और उसके स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो बोल रहा है ऊष्मा अधिक ताप वाले पिंड से कम ताप वाले पिंड की ओर प्रभावित होता है। जी हाँ, ये सही है। जब कोई पिंड ज़्यादा गर्म है और कोई पिंड ठंडा है तो उसको पास में रखेंगे ना, तो ये ठंडा वाला पिंड भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि ये गर्म पिंड के अनुसार है। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर हुआ, तो ये सही है। ठीक है, बोल रहा है गहरे हरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में कम ऊष्मा अवशोषित करती है? नहीं, कम नहीं, ये क्या करती है? ज़्यादा करती है। तभी तो सलाह दी जाती है ना कि गर्मी के दिनों में एकदम गहरे रंग के कपड़े ना पहने, हल्के हल्के रंग के कपड़े पहने, ताकि आपको गर्मी कम महसूस हो। तो ये गलत है, यहाँ कम नहीं अधिक, ठीक है, अधिक अवशोषित करती है। तो बोल रहा है क्या? कथन सही है। सही कथन बताना है तो सही तो सिर्फ 1 है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। दही, नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। तो जी हाँ, ये सारे के सारे अम्लीय पदार्थ हैं, इसलिए इनका ये खट्टे होते हैं। तो ये सही है। बोल रहा है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। कि प्राकृतिक अम्लीय होती है? नहीं, इसकी प्रकृति ना क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती है। तो ये गलत है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द नहीं है एसिड, ये क्या है? लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ठीक है, ग्रीक नहीं लैटिन, तो ये भी गलत है। असत्य बताना है तो 2 और 3 असत्य है, तो 2 और 3 बी ऑप्शन में, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो है 23 नंबर प्रश्न, बोल रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कौन है ये बताना है, मतलब सही सही मिलान कौन किया गया है ये बताना है। तो गुड़हल की पंखुड़ी ना जो उस पर अम्ल डालते हैं तो मैजेंटा कलर का हो जाता है। लिटमस पत्र पर ना जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उस पर अम्ल डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, मिलाया गया दोनों। और फिनाइलएफ्थलीन जो होता है ना उस पर अम्ल डालते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है, और छाल डालते हैं तो वो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अम्ल की बात की है तो रंगीन ही होता है। तो तीनों सही है, और तीनों सही है तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे जो है 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। उदासीनीकरण के बारे में दिया गया। ठीक है, अब उदासीनीकरण क्या होता है? तो बोल रहा है इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो जी हाँ, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? तो जब कोई अम्ल देखिए और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो इसके अनुसार ना जो
पदार्थ बनता है वो उदासीन होता है और जल निर्मुक्त होता है। तो उदासीन अभिक्रिया होती है और जल निर्मुक्त होता है, ठीक है, और उससे ऊष्मा भी निकलता है। तो ये कथन सही है, ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। तो नहीं, देखिए अब क्या होता है ना कि उदासीन सिर्फ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो लवण बनता है और लवण जल बनता है। अब लवण की प्रकृति अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो सिर्फ उदासीन कहना गलत होगा, क्योंकि लवण ना अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है, उदासीन भी होता है, तो ये गलत है। इस अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होते हैं। तो जी हाँ, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। तो ये सही है। सत्य कथन बताना तो सत्य 1 और 3 है, और 1 और 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है, तो मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। तो मृदा के अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किस तरह से किया जाता है? तो इसको ना, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाता है तो उसमें बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, और बुझा हुआ चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो अम्लीय मृदा को अम्लीयता को कम करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट नहीं मिलाते हैं, ठीक है। 2 ए और बी दोनों मिलाते हैं, तो मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक मिलाते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है, तो 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्त कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ दिए गए हैं कारण और यहाँ दिए गए हैं उपचार। अम्लता, तो ये क्या होता है, अम्लता में कौन सा अम्ल मिलता है? तो मिल्क ऑफ, मतलब अम्लता किसके कारण? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कारण, ठीक है। चींटी के डंक में जो चींटी के डंक जब मारती है और उसमें फार्मिक अम्ल फैलते हैं, तो उसका उपचार किससे किया जाता है? मेलामाइन से। तो नहीं, इसका उपचार ना मेलामाइन से नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका उपचार मेलामाइन से नहीं किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। तो ये गलत है, किससे किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा, अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा को अम्लीयता को दूर करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, तो ये सही है। क्षारीय मृदा, तो इसको जीव पदार्थों से दूर करते हैं, ठीक है, जीव पदार्थों से, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ए सी डी सही है, गलत कौन है? तो बी गलत है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अक्जैलिक अम्ल, तो ये पालक में पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल तो आंवला में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल तो कच्चे आम में पाए जाते हैं। तो 1 के 4 इसमें है और इसमें है, ठीक है। बी का 3, पी का 3 किस में है? तो हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि अपाचन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, अपाचन किसके कारण होता है ये बताना है। तो क्या होता है ना कि आमाशय यानी पेट में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक, अम्ल कहने का मतलब है HCl, ठीक है, अत्यधिक जब आवश्यकता से अधिक स्रावित होता है ना, तो ही अपाच्य हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों दूधिया होता है ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया होता है, ठीक है। बोल रहा है 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो वैसा परिवर्तन जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने के बाद फिर पहले रूप में ना आया जा सके, मतलब एक पदार्थ है और दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, फिर इस रूप से इस रूप में, मतलब पहले वाले रूप में ना आ सके ना, उसी को हम बोलेंगे क्या कि रासायनिक परिवर्तन। और कोई पदार्थ है और फिर वो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब पहले इस रूप में था, फिर जैसे कोई बर्फ़ है, समझ लेते हैं ऐसे कि कोई बर्फ़ पानी है, 1 गिलास पानी, वो बर्फ़ जम गया, तो ठीक है दूसरे रूप में आ गया, फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा। तो मतलब जो चेंजेबल हो, ठीक है, अवस्था बार बार अपना बदल ले और गेन कर ले, तो उसको बोलेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। और जो ना बदले, एक बार जो हो जाए वैसा ही रहे, तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए भोजन पच गया तो फिर उसको भोजन नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, फल पक गया तो फिर उसको कच्चे फल में नहीं बदल सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन, अंगूर जैसे सड़ गया गल गया तो उसको फिर नए अंगूर में नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन मोम का पिघलना, मोम का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन पिघलना नहीं होता है। पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर होगा, यही नहीं है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, निम्न कथन में असत्य कथन का चयन करें। क्या असत्य कथन का चयन करना है, क्या है, जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जल वाष्प दोनों अनिवार्य होते हैं। तो हाँ, जल इन दोनों से ही लगते हैं, ऑक्सीजन और जल वाष्प से, अगर इन दोनों से बचा देंगे तो जंग नहीं लगेंगे, ठीक है, तो ये सही है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगते हैं, जी हाँ, वायु नम वायु से संपर्क में आ जाए कोई, ठीक है, लोहा या फिर कोई पदार्थ, तो उसमें जल्दी जंग लगता है, ठीक है, तो बी भी सही है। सी बोल रहा है लवण युक्त जल जंग लगाने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, तो जी हाँ, लवण युक्त जल ना जंग लगाने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है और तेजी से करता है, तो सी भी सही है। डी बोल रहा है जंग रोधक हेतु जंग लगने
लोहे को जल एवं ऑक्सीजन, क्या बोल रहा है, जंग से रोकथाम हेतु, ठीक है, लोहे को जल और ऑक्सीजन दोनों से बचा कर रखना अनिवार्य नहीं होता है, नहीं अनिवार्य होता है। अगर हम इन जल और ऑक्सीजन दोनों से अगर बचा कर रखेंगे ना तो जंग लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये गलत है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये गलत है। और क्या बताना था? असत्य ही बताना था। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन, जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भौतिक परिवर्तन है? तो नहीं। अगर चांदी काली हो गई तो धीरे धीरे और काली होगी, उसको फिर नए रूप में नहीं परिवर्तन किया जा सकता है, वैसे ही, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन था, जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी गलत है। दूध से दही बनना, तो दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से फिर दूध बना सकते हैं नहीं ना, तो ये भी रासायनिक है। पानी में चीनी का घुलना, तो जी हाँ दोस्तों, पानी से चीनी का घुलना, फिर पानी और चीनी को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। इसमें कथन दिए गए हैं और इस पर विचार करना है, कौन से कथन सही है। तो बोल रहा है एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है। जी हाँ, उत्क्रमणीय होता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। पुराने से नए पदार्थ, फिर नए से पुराने पदार्थ में बनाए जा सकते हैं, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जी हाँ, नया पदार्थ नहीं बनता है, पुराने से नए पदार्थ बनेगा, फिर नए से पुराने पदार्थ, मतलब एक्सचेंजेबल है, तो ये सही है। किसी भी पदार्थ का चलना, जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जी हाँ, अगर कोई पदार्थ जल रहा है ना तो वो क्या होगा, और ऊष्मा निकल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा, तो ये भी सही है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। तो जी हाँ, अगर जंग लगाना है तो लोहा ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में रख दो तो जंग लग जाएगा, तो ये भी सही है। पानी में नमक घोलना एक रासायनिक नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी और नमक को अलग किया जा सकता है, तो ये रासायनिक नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो डी हमारा यानी 4 गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन है? क्योंकि सही कथन बताया ना, कथन सही है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। बोल रहा है ईस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ईस्ट के संबंध में तो बोल रहा है यह वायवीय शोषण करता है। नहीं दोस्त, ये वायवीय नहीं, अवायवीय शोषण करता है, ठीक है। अब अवायवीय शोषण क्या होता है? तो जो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय शोषण कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय शोषण कहते हैं। तो ईस्ट में क्या होता है? तो ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है, वायवीय नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। ये शोषण के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। नहीं, जब इसमें वायवीय शोषण होता ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ये गलत है, ठीक है। इसका उपयोग शराब बनाने में, तो जी हाँ, ईस्ट का उपयोग शराब और बियर दोनों बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये सही है। तो बोल रहे हैं असत्य बताएं, तो असत्य 1 और 2 है, तो 1 और 2 सी ऑप्शन में है, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है 35 नंबर प्रश्न? बोल रहा है अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? देखिए, ऐंठन होती है क्यों? तो जो होती है ना, अत्यधिक व्यायाम करते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हमारी शरीर में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, तो फिर शरीर की पेशियों, जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो अवायवीय शोषण करती हैं, और अवायवीय शोषण करने के दौरान क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और उसी से हमें थकान महसूस होता है या फिर बॉडी में ऐंठन होता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा ना, बोल रहा है कि पेशीय में वायवीय शोषण होता है, नहीं अवायवीय शोषण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दौड़ते वक्त या व्यायाम करते वक्त, तो ये गलत है। लैक्टिक अम्ल संचयन के कारण, तो जी हाँ सही है, लैक्टिक अम्ल संचयन हो जाता है। लैक्टिक अम्ल बनता क्यों है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन की कमी के कारण अवायवीय शोषण करता है, इसीलिए लैक्टिक अम्ल संचयन के कारण बनता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बन जाता है, तो दूसरा सही है। तीसरा बोल रहा है ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण, नहीं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती तो वायवीय शोषण होता है ना, लेकिन होता क्या है? अवायवीय। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति घटती है तभी तो होता है, तो ये बढ़ती नहीं है, क्या होती है? घटती है, तो ये भी गलत है। बोल रहा सत्य बताया, तो असत्य 1 और 3 है, और 1 और 3 सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 36 नंबर प्रश्न, अंतः श्वासित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो जो हम अंदर वायु लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है ये बताना है। दोस्त उसमें ना 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 37 नंबर प्रश्न है पादप में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसके संबंध में? श्वसन के संबंध में। तो बोल रहा है ये वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, तो जी हाँ, श्वसन के दौरान वायु में ऑक्सीजन, पादप में श्वसन ना, पादप में श्वसन के बारे में बताना है। तो बोल रहा है ठीक है, ये वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, कैसे? तो क्या होता है ना कि पौधे दिन में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो उस समय ऑक्सीजन जल से लेते हैं, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो फिर वो वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस संदर्भ में ये सही है। और रात में वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो ये भी सही है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, तो ये भी सही है। कब? रात में करते हैं। पादप में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, तो ये भी सही है।
पादप में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। ठीक है, तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में से सभी यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, वायवीय श्वसन में निम्न में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, तो किसका, ऑक्सीजन की। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त देता है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो नहीं, श्वेत रक्त नहीं, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कुछ लोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करना नहीं, इसलिए क्या करता है, तो ऑक्सीजन का वहन करता है, कोशिकाओं तक ले जाता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। तो जी हाँ, चौथा सही है। तो 1 और 4 सही है। तो सत्य कथन कौन कौन है, 1 और 4 है। तो 1 और 4 किस में है, तो डी ऑप्शन में, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो दोस्त हाइड्रा जो है ना, एक जलीय जीव है। क्या है हाइड्रा, तो एक जलीय जीव है। ठीक है, जलीय जीव है। बोल रहा है कि हाइड्रा, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो जी हाँ, इसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन एवं ऑक्सीजन पूर्ति जल द्वारा करते हैं। तो जी हाँ, ये जल में ही रहते हैं, तो जल द्वारा ही करेंगे। तो दूसरा भी सही है। इसमें परिसंचरण तंत्र हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, क्या होता है ना, परिसंचरण इस जल से ही हो जाता है, क्योंकि जल लेते हैं और जो उन्हें पोषण तत्व की आवश्यकता होती है जल से लेते हैं, और फिर जल को ही निकास मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं। उससे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जल द्वारा ही बाहर निकल जाते हैं। तो किसी परिसंचरण हेतु किसी रक्त समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, वो जल द्वारा ही काम कर लेते हैं। तो ये भी सही है। बोला असत्य है, गलत तो कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 41 नंबर प्रश्न है सही मिलान करें। इसमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो इधर सूची 1 दिया गया है, इधर सूची 2 है, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रंध्र द्वारा क्या होता है, तो जल का अवशोषण होता है। ठीक है, जल का अवशोषण। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है। मूलरोम क्या करता है, तो मूलरोम फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन का परिवहन करता है। मूलरोम क्या करता है, तो रंध्र जो है ना, वो वाष्पोत्सर्जन करता है, रंध्र वाष्पोत्सर्जन करता है, और मूलरोम ना जल का अवशोषण करता है। मूलरोम जल का अवशोषण करता है। तो इस अनुसार जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, 2 4 1 3, इसमें भी 2, ठीक है, फिर ये 4, फिर 1 और फिर 3, यानी 2 4 1 3 इसी में सी में, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। क्या है 42 नंबर, तो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है। रक्त का कार्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए रक्त एक तरल की तरह कार्य करता है। जी हाँ, रक्त एक तरल पदार्थ है। ठीक है, संयोजी उत्तक है जो तरल की तरह कार्य करता है। बी ऑप्शन है पचित भोजन को वृहदांत्र यानी बड़ी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। दोस्तों बड़ी आंत से नहीं, छोटी आंत से। वृहदांत की जगह होगा क्षुद्रांत। ठीक है, तो यहाँ ये गलत है। ठीक है, ये सही है और बी गलत है। सी बोल रहा है फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। तो हाँ, रक्त ही ना फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। तो ये भी सही है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। तो हाँ, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी इसमें होता है। ठीक है, तो डी भी सही है। तो बोल रहा है क्या, कार्य नहीं है। तो नहीं कौन है, तो बी है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कौन, विलियम हार्वे ने की थी। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, अपोहन। ठीक है, अपोहन यानी डायलिसिस किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, मतलब किसके कार्य के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो वो ना जो किडनी होता है हमारे शरीर के अंदर, वृक्क बोलते हैं, अगर वो काम करना बंद कर दे तो हम डायलिसिस से उसका काम कराते हैं। एक डायलिसिस प्राकृतिक मशीन है। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। ठीक है, कृत्रिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी की जगह इसका मतलब वृक्क की जगह इसका यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुम्मेलित है। सुम्मेलित कौन है ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं यह मानव ना उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया ही होता है। मछली का उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ ना अमोनिया होता है। और सर्प हो गए, ठीक है, इन सब का अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। तो देखिए बी का तो नीचे हो गया और सर्प का बीच में हो गया, मतलब दोनों ये सुम्मेलित नहीं है, ऊपर नीचे दे दिया गया है। सुम्मेलित कौन है, तो सुम्मेलित सिर्फ एक है, तो केवल एक सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 45 नंबर तो हो गया। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित को सुम्मेलित करें। क्या, निम्नलिखित को सुम्मेलित करें। तो करते हैं सुम्मेलित।
मिली थी इसमें? बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो कायिक प्रवर्धन ना, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, ठीक है, गुलाब के पौधे में होता है, ठीक है, और गन्ना में होता है, आलू में होता है, तो ये सब में कायिक परिवर्धन होता है। तो 1 का 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन छाट लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मुकुलन, तो मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा के साथ साथ ईस्ट में भी होता है, ठीक है। तो हाइड्रा ईस्ट में होता है। अब देखिए खंडन, तो खंडन किस में होता है? तो शैवाल में होता है, स्पाइरोगैरा में होता है। तो शैवाल और स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा तो है नहीं, और 1 में होगा, ठीक है, तो 1 में। अब बीजाणु निर्माण, तो बीजाणु निर्माण मांस में होता है, ठीक है, मांस हो गया, और फर्न हो गया, तो इसमें होता है बीजाणु निर्माण। तो इस अनुसार हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। क्या है 47 नंबर प्रश्न? बोला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं कथन क्या दिए गए हैं। बोल रहा है पत्थर चट्टा में खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्त खंडन नहीं, विखंडन होता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि ब्रायोफिलम्स की प्रत्येक कलिका नए पदार्थ को जन्म देती है। तो हाँ, मुकुलन की प्रक्रिया को ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रायोफिलस प्रत्येक पादप को क्या है? ब्रायोफिलस प्रत्येक नए पादप को जन्म देती है, तो ये सही है। दूसरा जो है, कुछ पदार्थों की जड़ें भी नए पादप को जन्म दे सकती है, उसी को तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं, तो ये भी सही है। सत्य कथन बताना है तो 2 और 3 सही है, 1 तो गलत है, तो 2 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। क्या है? बोल रहा है नए पदार्थ जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। तो उनकी जो प्रतिलिपि होती है नए पदार्थ की, वो कैसी होती है ये पूछ रहा है। तो उसकी प्रतिलिपि ना कायिक प्रवर्धन की तरह होती है, ठीक है। कायिक परिवर्धन में ये क्या होता है? नए पदार्थ जनक पदार्थ की यथार्थ प्रतिलिपि, मतलब नए पदार्थ जो बनता है वो एकदम जनक की तरह कब होगा? तो कब होगा? जब हम कायिक प्रवर्धन का उपयोग करेंगे तब। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो द्विलिंगी का उदाहरण नहीं है, मतलब एक लिंगी होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ट्यूलिप। तो ट्यूलिप तो है, ठीक है, गुलाब भी है, ठीक है, अब प्यूटिनिया भी है, लेकिन पपीता नहीं है, ठीक है। ये क्या द्विलिंगी पुष्प नहीं है, एक लिंगी होता है। पपीता क्या होता है? एक लिंगी होता है। तो एक लिंगी क्या होता है? तो वैसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, मतलब एक ही हो, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, तो उसे एक लिंगी कहेंगे, और जिनमें दोनों हो उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो पपीता में, ठीक है, क्या एक ही होता है, तो इसलिए ये क्या है? एक लिंगी है, द्विलिंगी नहीं है। आगे है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो जब अंडाशय परिपक्व होगा ना, तो फल में विकसित होता है। किसमें? फल में विकसित। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दिन कहा जाता है। तो एक दिन किसको कहा जाता है? रात्रि 12 AM से अगली रात्रि 12 AM तक नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको नहीं कहते। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को, हाँ, बीच के समय को कहा जाता है, ठीक है, बीच के समय, मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या है? 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। बोल रहा है सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग होता है, ठीक है। सरल लोलक भी आवर्त गति करता है। हाँ, सरल लोलक को आवर्त गति भी बोल सकते हैं और डोलन गति भी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1 2 दोनों सही है, और सत्य कथन ही बताना है, तो 1 2 दोनों यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समय मापन की युक्ति नहीं है? समय किससे नहीं मापा जाता है, मतलब किन किन से मापा जाता है ये बताना है। तो धूप घड़ी, हाँ, धूप घड़ी। पहले जब क्या था ना, जब घड़ी नहीं था तो उस समय लोग धूप को ही देख करके अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। तो वही धूप घड़ी उस समय धूप के अनुसार ही चलता था, तो 1 नंबर सही है। जल घड़ी ये भी सही है, और ये भी समय बताता है, और रेत घड़ी ये भी सही है। तो तीनों के तीनों ये समय बताते हैं, ठीक है, समय मापने के अंतर है। तो 1 2 3 किस में है? सी डी में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। तो देखिए निकाल लेते हैं। तो 15 मिनट चल रही है। देखिए क्या है, 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, और 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में चलता है 40 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी चाल है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट में चलेगा 40 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में चलेगा 40 किलोमीटर बटा 60, तो वही 15 में कितना चलेगा? तो 15 मिनट में चलेगा कितना? तो 40 बटे 60 अगुने
15, तो 15 चौका 60 और 4 दहा का 10, मतलब 15 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसके पश्चात मतलब इसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कहने का है कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? जब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। तो वही पूछ रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से 15 मिनट चलता है तो कितना दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, इसके बाद 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से 15 मिनट चलता है तो कितना दूरी तय करता है? 15 किलोमीटर। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं, तो इधर 10 और इधर 15, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 15, तो दोनों कितना हो जाएगा? 25 होगा, और 25 हमारा बी ऑप्शन में, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न क्या है। तो 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप निर्भर करता है। तो ऊष्मा का परिमाप किस पर निर्भर करता है ये बताना है। क्या? ऊष्मा का परिमाप। तो तार के पदार्थ या धातु जिससे यह बना है, तो जो जी हाँ, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न, तो ये भी सही है। तार की लंबाई पर, जी हाँ, तार की लंबाई पर भी उत्पन्न निर्भर करता है। अगर तार अधिक लंबी होती है ना तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होता है, और तार कम लंबी हो तो ऊष्मा कम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मोटाई, तो हाँ, तार अधिक मोटा हो तो ऊष्मा कम निकलता है। ये क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। जब मोटाई अधिक हो तो ऊष्मा कम, मोटाई कम हो तो ऊष्मा, मोटाई कम मतलब पतला हो तो ऊष्मा ज़्यादा निकलता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो कूट का बताना है कि कौन सही है। एक सही है, एक, दो, तो तीनों सही है ना, तो तीनों तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है 56 नंबर, निम्न में किसमें पारे की वाष्प का प्रयोग किया जाता है? क्या? पारे की वाष्प का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, पारे के वाष्प का प्रयोग ना हम प्रदीप्त नलिका में भी करते हैं, CFL जो बल्ब आता था एक CFL, उसमें भी कर देते हैं। ठीक है, LED बल्ब में नहीं करते हैं। तो किस में करते हैं? 1 और 2 में, और 1 और 2 किस में है? सी ऑप्शन में, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, बोल रहा है विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली की चुंबकत्व। तो देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह जैसे कुंडली होता है ना, तो ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है। अब विद्युत चुंबक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक जब तक मतलब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब वो चुंबकत्व की तरह रहता है। जैसे विद्युत धारा कटती है या समाप्त होती है तो वो चुंबकत्व उसका भी समाप्त हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि विद्युत धारा की प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व क्या होगा? तो जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होगा ना, तो कुंडली का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बोल रहा है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके बारे में कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कथन क्या है। तो बोल रहा है कि वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो जी हाँ, वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। कब? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये सही है। इसमें विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो चुंबकीय तरह व्यवहार करेगा तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही कहेंगे। तो दूसरा भी सही है। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो हाँ, विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो तीसरा भी सही है। बोल रहा है सत्य कथन बताएं। तो सत्य कथन तो तीनों है, और तीनों डी ऑप्शन में, मतलब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 59 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं कथन क्या दिया गया है। बोल रहा है कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए, स्विच को हम परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई निर्धारित जगह नहीं है। ठीक है, जब स्विच ऑन करते हैं, देखिए स्विच क्या होता है? ऐसे होता है स्विच। ठीक है, ये स्विच हो गया, और ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। जब इधर दाबते हैं, ऐसे इधर दाबते हैं, तो इधर वाला उठ जाता है और इधर वाला नीचे की तरफ जाता है। तो क्या होता है? जब स्विच को ऑन करते हैं ना, तो परिपथ बंद हो जाता है, मतलब यहाँ जो होता है नीचे जाकर सड़ता है। ठीक है, तो परिपथ बंद हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो ये सही है। ठीक है, जब स्विच ऑफ करते हैं, मतलब इधर दाबेंगे, ठीक है, तो ऑफ हो जाएगा। तो जब ऑफ करते हैं ना, तो इधर वाला ऊपर उठ जाता है, तो खुल जाएगा। तो क्या होगा? तो परिपथ खुल जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो मतलब तीनों सही है। तो तीनों सही है। तो क्या बोल रहा है कि सत्य कथन की पहचान करें। तो 1, 2, 3 सब सही था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही तो इसी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। बोला नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए एवं दूसरे कथन आर कहा गया है। ठीक है, तो कौन सही है कौन गलत ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहा है कि अभिकथन जो है अवतल लेंस अपसारी होता है।
तो देखिए अपसारी का काम क्या है, तो अपसारी लेंस ना किसी किरणों को विकृत करता है, एक जगह इकट्ठा नहीं चारों तरफ फैला देता है। अवतल लेंस होता कैसा है, तो दोस्त अवतल लेंस ऐसे होता है, ठीक है। और जब कोई किरण ऐसे आती है तो इसको इस तरफ विक्षेपित कर देता है, ऐसे प्रधान अक्ष समानांतर किरणों को इस तरफ विक्षेपित कर देता है। तो मतलब जो भी किरणें आती है उसे फैला देता है चारों बगल, ठीक है, एक जगह केंद्रित नहीं करता है। तो जब एक जगह केंद्रित नहीं करेगा तो उसे ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिकथन सही है। कारण देखते हैं, ये आपतित किरण को अंदर की ओर मोड़ता है, नहीं दोस्त, ये किस तरफ मोड़ रहा है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं मोड़ रहा है, बाहर की तरफ, तो ये गलत है। तो कथन अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। अब ए सही आर गलत किस में है, तो ए सही है परंतु आर गलत है या असत्य है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में कथन सत्य असत्य है, क्या है, असत्य, गलत कथन बताना है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को नहीं कर सकते। तो ये सही है। बोल रहा है क्या, अवतल लेंस सदैव उल्टा, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए अवतल लेंस नहीं बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। ये होता है उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो इसमें हर एक तरीके का प्रतिबिंब बनता है, छोटा ही बनता है, बड़ा ही बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस में बनता है, ना कि अवतल लेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक तथा साइज उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो ऐसे होता है उत्तल दर्पण, ये है, ठीक है। मैं एक ऐसे बना, सही से बना दे, ये होता है उत्तल दर्पण, परिवर्तक सतह उठा हुआ रहता है और बाहरी सतह कलई किया रहता है। तो ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक, तो ये उत्तल दर्पण ना जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा काल्पनिक ही बनाता है, ठीक है, वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक, तो वास्तविक तो नहीं होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है, वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो ये भी गलत है। बोल रहा है क्या, असत्य बताना है, तो असत्य कितने हैं, केवल 2 हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही बोल रहा है क्या, 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण पर देख रहा है। जैसे यहाँ समतल दर्पण है और यहाँ राम खड़ा है, ठीक है, और राम प्रतिबिंब को कहाँ देख रहा है, तो समतल दर्पण में देख रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी दर्पण और प्रतिबिंब, जैसे यहाँ क्या कौन खड़ा है, राम खड़ा है और दर्पण यहाँ है, ठीक है, ये दर्पण है और यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज, ठीक है। देख लेते हैं, ये इमेज बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु यानी राम है। तो बोल रहा है कि दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी जितनी होती है उतना ही प्रतिबिंब दूरी, तो जब प्रतिबिंब दूरी 6 है तो वस्तु दूरी भी कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो वैसे अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, तो अभी तो 12 है, ठीक है। तो वैसे ही, तो आगे देखते हैं, यदि दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, कौन, तो यदि वह दर्पण की ओर, वह कहने का मतलब है कि दर्पण की ओर कौन चल रहा है, तो दर्पण की ओर राम चल रहा है। तो दर्पण की ओर जब राम ना 2 मीटर चलेगा, ठीक है, तो राम का प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखिए दर्पण की तरफ जब राम 2 मीटर चलेगा ना तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो मतलब ये 2 मीटर आगे आ गया, ये प्रतिबिंब भी 2 मीटर आगे आ जाएगी। तो 2 और 2 4 12 में से कम हो जाएंगे। तो जब 4 12 में से कम हो जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, घटा दो तो 8 होगा, तो 8 इनके बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है ना वो बताना है, ठीक है। तो बोल रहा है उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए उत्तल दर्पण, जैसे हम गाड़ियों के साइड मिरर में ना उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, और ये उत्तल दर्पण जो साइड मिरर में लगा होता है वो छोटा होता है, और बड़े से बड़े ट्रक का भी प्रतिबिंब इस छोटे से ऐनक में दर्पण में बन जाता है। तो इस अनुसार ये कथन सही है कि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बन सकता है। तो बड़े बड़े ट्रकों का प्रतिबिंब इससे बन जाता है इस छोटे से दर्पण में, तो ये कथन सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग, जी हाँ, अवतल दर्पण का दंत चिकित्सक में प्रयोग करते हैं, हजामती में दर्पण में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस सब में भी होता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। सी बोल रहा है उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है। तो जी हाँ, ये उत्तल लेंस आवर्धक मतलब किसी वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनाना हो तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तीसरा भी सही है, ठीक है। चौथा क्या है, समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब नहीं, बिंब के साइज से छोटा नहीं, बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, क्या बराबर प्रतिबिंब। तो ये गलत है। तो क्या बताना था, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित तो डी ही नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा बनता है, ना कि बड़ा। ठीक है, बड़े बड़े ट्रक का प्रतिबिंब उससे बन जाता है छोटा सा में, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सत्य है। ठीक है, तो बोल रहा है उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखिए दोस्त, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ठीक है, तो बोल रहा है उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो नहीं, किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। तो ये गलत कथन बोल रहा है। ठीक है, अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नहीं, अवतल लेंस न किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है? सत्य तो कोई नहीं है, तो अप्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? तो बोल रहा है क्या, 66 नंबर की निम्न कथनों पर विचार करें। कुछ खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती हैं। तो देखिए, कुछ क्यों, जंगल में बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, सब एक दूसरे से संबंधित होती है, तो कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एक दूसरा है, एक खाद्य श्रृंखला में कोई बिंधन अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। तो जी हाँ, एक खाद्य श्रृंखला दूसरी खाद्य श्रृंखला से, मतलब प्रत्येक खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, और एक की अनुपस्थिति बाकी सभी को प्रभावित कर सकता है, तो ये सही है। और सत्य कथन बताना है, तो सत्य तो केवल एक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने में बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन मृत पादपों पर जो क्रिया करते हैं, तो उनसे जो बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठीक है किसे गतिक सजीव इकाई के रूप में जाना जाता है? तो गतिक सजीव इकाई के रूप में वन को जाना जाता है। क्यों इसे? क्योंकि इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, तो इस संदर्भ में ये क्या है? गतिक जीव इकाई है, यानी वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो 69 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं अपांग, यानी अपांग कहने का मतलब है क्या कि स्लज होता है। तो स्लज क्या होता है? अपांग। तो अपांग जो होता है ना, एकत्रित किया गया ठोस मल को कहते हैं। अपांग क्या है? तो एकत्रित किया गया ठोस मल को कहते हैं अपांग। ठीक है, मल को, एकत्रित किया गया द्रव मल को नहीं, ठोस मल को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोल रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त, विश्व जल दिवस ना 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी। इससे जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उन्होंने उसको हमने एक्सप्लेन के साथ आपको बताया है। ठीक है दोस्त, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।